आज से करीब 34 साल पहले साल 1991 में जब हमारा देश एक बड़े इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहा था, तब हमारे पास सिर्फ 15 दिनों का ही फॉरेन रिजर्व बचा था। मतलब अगर वो रिजर्व खत्म हो जाता तो उसके बाद हम दूसरे देशों से कुछ भी जरूरत के सामान को इंपोर्ट कर ही नहीं सकते थे, जिसकी वजह से उस वक्त हमारे देश का फ्यूचर अंधेरे में था। लेकिन तभी हमारे देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक ऐसी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जिसने पूरे भारत को बदल के रख दिया, जिसे आज हम एलपीजी मॉडल के नाम से जानते हैं। मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और इसी ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज हमारा देश एक आईटी हब बन चुका है और हम सबसे ज्यादा आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करने वाले देशों में से एक है। लेकिन हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने ग्लोबलाइजेशन की पूरी जड़ों को हिला के रख दिया, क्योंकि ट्रंप ने यह अनाउंस किया कि वो दुनिया के बहुत सारे देशों पे मैक्सिमम टैरिफ लगाएंगे। और अगर आपको अमेरिका में अपना सामान बेचना है तो अमेरिका आपसे टैक्स वसूलेगा। और तो और डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि ये बस उनकी अमेरिका फर्स्ट आइडियोलॉजी का पहला कदम है, जिसमें 3 बड़े फायदे होंगे। पहला, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। दूसरा, अमेरिका में नए जॉब्स क्रिएट होंगे। और तीसरा, ट्रेड डिफिसिट कम होगा। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बस 72 घंटे के अंदर ही इसका सबसे बड़ा झटका अमेरिकन स्टॉक मार्केट पे पड़ा और सिर्फ 3 दिनों में ही स्टॉक मार्केट से $10 ट्रिलियन गायब हो गए। और ये इतना ज्यादा पैसा है कि अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो 150 देशों की जीडीपी से भी ये ज्यादा पैसा है, जिसे ट्रंप के एक फैसले ने उड़ा दिया। और उससे भी शॉकिंग बात यह है कि सबसे पहला झटका तो खुद अमेरिका के लोगों को लगा, क्योंकि इस फैसले के बाद अमेरिका में इंपोर्टेड गुड्स और भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे, जैसे कि फोन, कपड़े और कार। जिसमें से अगर हम बात करें सिर्फ आईफोन की, तो ऐसा एस्टिमेशन बताया जा रहा है कि अमेरिका में आईफोन की कीमत में 29% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो चलिए समझते हैं कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है और आखिर क्यों अमेरिका ने सबसे ज्यादा टैरिफ चाइना पे लगाया, और क्या ये भारत के लिए कोई खतरे की घंटी है या कहानी कुछ और है। ओके, तो अब यहाँ ना एक बेसिक सा सवाल है कि ये टैरिफ होता क्या है, या फिर इसे कोई देश किसी दूसरे देश पे क्यों लगाता है। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि टैरिफ किसी देश के लिए एक रेवेन्यू सोर्स की तरह काम करता है। मतलब टैरिफ एक इंपोर्ट टैक्स होता है, जैसे कि हमारे देश में आपको इंपोर्ट ड्यूटी देखने को मिलेंगे या कस्टम ड्यूटी देखने को मिलेगा। वैसे ही जब कोई देश किसी दूसरे देश से कोई सामान खरीदता है तो वो देश उस बाहर से आए हुए सामान पे एक तरह का टैक्स लगाता है, जिसे हम टैरिफ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए चीन से कोई मोबाइल यूएस आता है जिसकी कीमत $100 है, और अगर यूएस उस पे 26% टैरिफ लगाए तो उस मोबाइल की कीमत $126 हो जाएगी। और ये ऊपर का पैसा उस देश के लोग देंगे, और ये जो $26 है ना, ये वहां के गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। अब इसमें फायदा ये होता है कि बाहर के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगने के बाद जब लोगों को दूसरे देश के प्रोडक्ट महंगे लगेंगे तो इनडायरेक्टली वो सीधा सीधा लोकल प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, जिससे लोकल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। और इसी बढ़ती डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन और भी ज्यादा बढ़ेगा, जिससे वहां के लोगों को नए जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और इससे उन्हीं का पैसा उन्हीं के देश में घूमेगा। तो ये है ट्रंप का मास्टर प्लान। तो इसी के जवाब में जो दूसरा देश है ना, वो चुप थोड़ी ना बैठेगा। तो ऐसे केस में वो जो दूसरा देश होता है, जैसे कि हमारे केस में चाइना है, वो अगर यूएस को मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है तो बदले में कुछ तो इंपोर्ट कर रहा होगा। जैसे कि मान लेते हैं चाइना अमेरिका से कार या मशीनरी इंपोर्ट करता है, तो ऐसे केस में अगर वो चाहे तो अपने देश में यूएस के प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ या टैक्स लगा सकता है, जिसे हम रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। अब यहाँ ना एक कैच है, मोस्टली ऐसे केसेस में देखा गया है कि रेसिप्रोकल टैरिफ या तो बिल्कुल बराबर होता है या तो सामने वाले देश के रेट से थोड़ा कम होता है। अगर कम हो तो इसे ही डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं, जो हम उस काले वाले बोर्ड में देख सकते हैं, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने उस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। तो अब सवाल ये बनता है कि यहाँ पे ट्रंप ने जिन नंबर्स का यूज किया है वो इस नतीजे पे पहुंचे कैसे। मतलब उन्होंने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि वो कौन से देश पे ज्यादा टैरिफ लगाएंगे और कौन से देश पे कम। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डिफिसिट को समझें, क्योंकि अब आगे मैं जो समझाने वाला हूं ना, उसके लिए आपका इन दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो 1 मिनट में समझा देता हूं कि ट्रेड डिफिसिट होता
क्या है? सो बेसिकली ये एक ऐसी इकोनॉमिकल कंडीशन है जब कोई कंट्री किसी देश से इंपोर्ट ज्यादा करती है और एक्सपोर्ट कम करती है, मतलब सामान देश में ज्यादा आ रहा है और बाहर कम जा रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें अपने ही देश की, तो हमारा ज्यादातर देशों से ट्रेड डिफिसिट है, मतलब हम दुनिया के ज्यादातर देशों से इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, मतलब सामान ज्यादा लेते हैं। पर अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, मतलब हमारा भारत देश अमेरिका को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और वहां से इंपोर्ट कम करता है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स एग्रीकल्चरल गुड्स होते हैं। तो अब ट्रंप ने इस केस में क्या किया पता है? उन्होंने टैरिफ के रेट को डिसाइड करने के लिए एक ट्रेड डिफिसिट बेस्ड फॉर्मूला यूज किया है, जो कि दिखने में कुछ ऐसा है। तो इस फॉर्मूला में ट्रंप ये देखते हैं कि किस देश ने यूएस के साथ ज्यादा इंपोर्ट किया है और कितना एक्सपोर्ट किया है, और अगर उन्हें इनके बीच में एक गैप दिखाई दे, जैसे कि अगर अमेरिका जापान से ज्यादा सामान ले रहा है और कम दे रहा है, तो यहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में ना आपको एक गैप दिखेगा, और इसी गैप के बेस पे वो ये कैलकुलेट करते हैं कि किस देश से कितना टैक्स लेना चाहिए। मतलब जिस देश के साथ ट्रेड डिफिसिट ज्यादा होगा उस पर ज्यादा टैरिफ लगेगा। इसीलिए चाइना पे इतना ज्यादा टैरिफ लगाया गया है, क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि प्रोडक्शन के मामले में आज चाइना कहां पे है। इसीलिए यूएस ने चाइना पे 34% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रखा है। फिर भी दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट ट्रंप के इस मैथमेटिक्स पे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अभी भी मेरा एक सवाल है कि इंडिया पे इन सब का क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं फिर से बता दूं कि अमेरिका हमारे लिए एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और उससे भी जरूरी बात, अमेरिका का इंडिया के साथ ट्रेड सरप्लस है, मतलब हमारा देश यूएस को बेचता ज्यादा है और वहां से खरीदता कम है। तो जब टैरिफ की वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा, तब अमेरिका के मार्केट हमारे लिए सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं रहेंगे, ये तो हमारे लिए फॉरेक्स रिजर्व और ट्रेड बैलेंस को मेंटेन करने में भी मदद करेगा, जिसका असर हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ और इमरजेंसी फंड पे पड़ेगा, जिससे हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी और हमारी करेंसी भी मजबूत होगी। और देखा जाए तो यही कंडीशन दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी है, क्योंकि अमेरिका जो है वो दुनिया भर से चीजें मंगवाता है और उन सब का पेमेंट वो डॉलर में करता है, जिसकी वजह से अमेरिकन डॉलर पूरी दुनिया में घूमते हैं, और शायद यही वो रीजन है जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू आज भी बनी रहती है। लेकिन ट्रंप की आइडियोलॉजी इस सोच को नहीं मानती, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि ये पूरी दुनिया से इंपोर्ट करना ही उनके देश के लिए मैसिव ट्रेड डिफिसिट बनने की सबसे बड़ी वजह है, जिसकी वजह से यूएस की लोकल जॉब्स और वहां की इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर पा रही है। इसीलिए अगर किसी तरीके से इंपोर्ट को ही कम कर दे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अमेरिका में नए सेक्टर और नई इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगे और नए जॉब्स का क्रिएशन भी होगा। लेकिन क्या आपको पता है, इसमें ना एक अजीब बात है, और वो ये है कि अमेरिका कोई टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है ही नहीं। ना तो उसके पास सस्ते लेबर्स है और ना ही इतने बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी, क्योंकि जो प्रोडक्ट चाइना और वियतनाम जैसे देशों में $10 में बन सकता है, वो अमेरिका में $500 से भी ज्यादा का पड़ता है। और ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये कह रहे हैं डॉक्टर एस टुनोका, जो कि रिसेंटली एक फैक्ट्री विजिट पे गए हुए थे, जिस फैक्ट्री का नाम था फॉक्सकॉन। और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। तो उन्होंने अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में क्या कहा, आप खुद सुनिए। I want to quiz the audience. Does anybody know how much it costs to make this beautiful product in China? Anybody want to take a guess? It's the iPhone 14, $100. Okay, I'll take one more guess. 300. So I got a 99 guess, I got a 100 guess, I got a 300 guess. You ready for the answer? $10. I swear to God, I've sharing with these guys, they couldn't believe me. I've visited the factories 3 times. I've met up with the chairman of Foxconn who makes these things. तो अब आप ही सोचिए कि अगर कोई प्रोडक्ट जो कि 100 रुपए का है और उस पे अगर मैं एक्स्ट्रा 30 से 40% का टैक्स लगा दूं तो कोई उसे क्यों ही खरीदेगा। ये एक बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर किसी के सामने 2 चीजें रख दो, एक सस्ती है और दूसरी महंगी है, तो मेजॉरिटी लोग जो है वो सस्ती चीजों को ही खरीदेंगे। तो इसीलिए अब जरा एक बार ट्रंप के उस ब्लैक बोर्ड वाले चार्ट को याद कीजिए, जब उन्होंने चाइना पे 36%, वियतनाम पे 46%, बांग्लादेश पे 37%, थाईलैंड पे 36%
और ताइवान पे 32% का टैरिफ लगाया था, लेकिन इंडिया पे 26% का, मतलब इन सभी देशों के कंपैरिजन में सबसे कम। तो अब इसका फायदा ये होगा कि यूएस मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट चाइना, वियतनाम या बांग्लादेश से आ रहा है तो उन देशों के प्रोडक्ट इंडिया के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में अमेरिका के लोगों को महंगे लगेंगे। तो जब अमेरिकन बायर्स को एक ही प्रोडक्ट 3 जगह से देखने को मिलेंगे, जिसमें अगर उन्हें इंडिया के प्रोडक्ट की प्राइस सबसे कम दिखे तो ऑब्वियसली उनकी चॉइस क्या होगी? इंडिया। तो इसीलिए मेरा यह कहना गलत नहीं होगा कि ये हमारे लिए किसी अपॉर्चुनिटी की तरह है, जहां हमारा देश उन सारे ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स को ले सकता है जो पहले चाइना और वियतनाम जैसे साउथ ईस्ट एशियन देशों के पास थे। तो चलिए इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि हमारे देश में ऐसे कौन से सेक्टर है जिसपे ट्रंप के टैरिफ का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा और कैसे हम इस सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहीं ना कहीं जरूर इंपैक्ट होगी, क्योंकि आज भी अगर आप देखो तो इंडिया के कॉटन और हैंडलूम प्रोडक्ट्स की डिमांड पूरी दुनिया में है। पहले बांग्लादेश को चीप लेबर्स की वजह से बेनिफिट्स तो मिलते थे, लेकिन अब उन्हीं पे 37% का टैरिफ लग गया है। तो अब चांसेस है कि ज़ारा, H&M और वॉलमार्ट जैसे ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया की तरफ देखना शुरू कर दे। या फिर अगर हम बात करें जेनेरिक सेक्टर की, तो आज भी देखा जाए तो यूएस में हेल्थ केयर बहुत महंगा है, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक साल 2022 में यूएस की टोटल नेशनल हेल्थ एक्सपेंडिचर ही $4 ट्रिलियन से ज्यादा थी, जिसकी वजह से इंश्योरेंस मॉडल जेनेरिक मेडिसिन पे डिपेंडेंट होके रह जाते हैं। और इंडिया तो पहले से ही यूएस को लो कॉस्ट जेनेरिक ड्रग्स सप्लाई करता ही है, तो इसीलिए टैरिफ की वजह से इंडिया की एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। या फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की, तो जहां इन सेक्टर्स में पहले चाइना और वियतनाम का पूरा कंट्रोल था, लेकिन अब वहां पे 34% से लेके 46% का टैरिफ लग गया है। तो अब चाहे आईफोन हो या लैपटॉप या फिर मैं स्मार्ट टीवी की ही बात क्यों ना कर लूं, इन सारे प्रोडक्ट्स को इंडिया में प्रोड्यूस करना उन सारे फॉरेन ब्रांड्स के लिए एक वाइज डिसीजन बन जाएगा। और इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है एप्पल का इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देना, जैसे कि फॉक्सकॉन, जिन्होंने ऑलरेडी तमिलनाडु और कर्नाटक में मैसिव प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह से ऑटो कंपोनेंट से लेके ईवी मार्केट और आईटी इंडस्ट्री में भारत अपना दबदबा बना सकता है, क्योंकि ट्रंप के हाथों का वो ब्लैक बोर्ड सिर्फ ग्लोबल टैरिफ के नंबर नहीं है, ये तो एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसमें दुनिया भर के फैक्ट्रीज का मैप दोबारा बन रहा है। इसीलिए इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए हमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज्यादा इंप्रूव करना होगा, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ के पोर्ट्स, रोड और लॉजिस्टिक की जो कैपेसिटी है ना, वो चाइना और वियतनाम जैसे देशों से बहुत पीछे है। और अगर हमें मेड इन इंडिया वाले इस आइडियोलॉजी को आगे लेकर जाना है तो हमें हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी को और भी ज्यादा इंप्रूव करना होगा। और सबसे पहले तो ये जो स्किल गैप है उसे फिल करना होगा, क्योंकि यहाँ फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के बाद हमें यूथ तो मिलेगा, लेकिन स्किल्ड लोगों की आज भी हमारे देश में बहुत कमी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे काम कर सके। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भी हमारे देश का यूथ इंस्टाग्राम पे नाचने में बिजी है, और शायद इसी वजह से इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर के साथ हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आगे हैं। नंबर्स में बताऊं तो लगभग 413 मिलियन एक्टिव यूजर है हमारे देश से, जिनका 50% भी अगर हम मान ले कि यूथ होंगे तो करीब 20 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंस्टाग्राम चलाने से फुर्सत नहीं है। तो हम कैसे लेबर प्रोडक्टिविटी या स्किल गैप को पूरा कर पाएंगे? खैर ये एक अलग टॉपिक है जिसपे अलग से एक वीडियो बन सकती है, तो अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना। फिलहाल लौटते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो इस तरह के कुछ और भी चैलेंजेस आ सकते हैं हमारे सामने, मतलब सिंपल सी बात है, अगर अपॉर्चुनिटी है तो चैलेंजेस भी हैं। तो अब बस ये देखना है कि बीतते समय के साथ साथ हम कितना अडॉप्ट कर पाते हैं, क्योंकि आज से 34 साल पहले जब हमने एलपीजी मॉडल के जरिए दुनिया से हाथ मिलाया था, तब ग्लोबलाइजेशन हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं था, एक मौका था एक नई कहानी को लिखने का। वैसा ही एक मौका आज फिर से हम सबके सामने आया है। तो देखते हैं कि कैसे हमारी सरकार और हमारे लोग इसका फायदा उठाते हैं। तो अब मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू।